हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कॉस्ट अकाउंटिंग के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारा इश्यू ऑफ मटेरियल का। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इश्यू ऑफ मटेरियल के टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो कॉस्ट प्राइस मेथड है इश्यू ऑफ मटेरियल में, इसके दो मेथड को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को मींस फीफो मेथड को एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड लीफो मेथड को। इसके बाद जो कॉस्ट प्राइस मेथड है इसके तीन मेथड बच जाते हैं, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, हीफो मेथड, बेस स्टॉक प्राइस मेथड एंड स्पेसिफिक प्राइस मेथड। इन तीनों मेथड्स को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो ये आज की इस वीडियो को स्टार्ट करके इन तीनों टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आज की वीडियो का है हमारा हीफो मेथड। हीफो मेथड में क्या होता है, जैसे इसकी फुल फॉर्म से आपको पता लग रहा है, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है, मीन्स कि आपके पास जो स्टॉक है उस स्टॉक में जिस भी रॉ मटेरियल की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, मतलब जितने रुपए में आपने उसको मैक्सिमम रेट में खरीदा था उसको आप पहले इशू करेंगे। मान लीजिए आपके पास स्टॉक में 100 यूनिट है जो कि आपने 20 रुपये में परचेज की थी। एक ऐसी यूनिट है 50 यूनिट्स जो कि आपने 22 रुपये में परचेज की थी, और उसके बाद 200 यूनिट है आपकी जो कि आपने 24 रुपये में परचेज की थी। तो जब भी आप मटेरियल इशू करेंगे तो पहले जो है वो 200 वाली यूनिट्स को आप इशू करेंगे, राइट। अंडर दिस मेथड मटेरियल परचेज्ड at the highest price are issued first irrespective of the date of the purchase। मतलब ये कोई मायने नहीं रखता कि आपने उस मटेरियल को कब खरीदा है, लेकिन जो सबसे महंगा मटेरियल आपने खरीदा है उसको आप सबसे पहले इशू करेंगे। आफ्टर दिस द मटेरियल ऑफ नेक्स्ट हाईएस्ट प्राइस इज इशूड, मतलब वो मटेरियल आपके पास स्टॉक में खत्म हो जाएगा, उसके बाद जिसका सेकंड हाईएस्ट प्राइस होगा उसको आप इशू करेंगे। मतलब पहले जैसे आपने ये इशू कर दिया, जब ये सारा 200 का 200 kg फिनिश हो जाएगा उसके बाद आप ये 50 यहाँ से इशू करेंगे और उसके बाद 100 इशू करेंगे। तो इस तरीके से आपने हीफो मेथड के अंदर मटेरियल को इशू करना है। दस इन हीफो मेथड क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर रेट, क्योंकि आपके पास स्टॉक में सबसे एंड में वो वाला मटेरियल होगा जिसकी प्राइस सबसे कम होगी, तो जो क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो आपकी लोअर रेट के ऊपर होगी। दिस मेथड इज सुटेबल इन फ्लक्चुएटिंग मार्केट। जब मार्केट के अंदर प्राइस फ्लक्चुएट होती है वहां पर आपका हीफो मेथड यूज होता है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ द हाई प्राइस्ड मटेरियल इज रिकवर्ड फर्स्ट, क्योंकि जो आप महंगा मटेरियल खरीदते हो उसको आप जो है पहले कंज्यूम कर लेते हो। तो इसलिए जहां पर आपकी प्राइस फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है वहां पर जो है हीफो मेथड जो है वो आपका यूज होएगा। एडवांटेज क्या है, इजी टू कैलकुलेट है ये मेथड। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग प्राइस दिस मेथड इज यूजफुल। जहां पर आपकी प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन होती है वहां पर ये वाला मेथड आपका यूजफुल होता है। डिसएडवांटेज अगर यदि हम देखते हैं तो कंप्यूटेशन आपका काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। जब आपके पास काफ़ी सारे मटेरियल जो है स्टॉक में आ जाते हैं वहाँ पर कैलकुलेशन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। और इसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रू पिक्चर प्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि वो जो है मार्केट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट नहीं होता है। तो जो भी आपके लोअर रेट होते हैं वहाँ पर आपकी क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन होती है, तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपकी ट्रू पिक्चर प्रेजेंट नहीं करता। ये इसके दोनों जो है डिसएडवांटेज है हीफो मेथड के। तो एक इसको इलस्ट्रेशन से हम इसको डिस्कस करते हैं कि एक स्टोर लेजर अकाउंट में आपकी इंफॉर्मेशन दी गई है। 1 मार्च को, 5 मार्च को, 12 मार्च को एंड 20 मार्च को आपके पास मटेरियल आता है, और उसके बाद 10th, 15th, 18th एंड 25th मार्च को आप जो है मटेरियल इशू करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे आइए डिस्कस करते हैं इसको। तो सबसे पहले एंट्री देखिए आप, इसमें वही फॉर्मेट जो आपने फीफो लीफो के अंदर बनाया था वही फॉर्मेट आपने, वही डेट, रिसिप्ट, इशूड एंड बैलेंस। इसके बाद क्वांटिटी, रेट, अमाउंट वाला जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट आपने यहाँ पर बनाना है। तो सबसे पहले आपके पास 1 मार्च 2020 को आपके पास बैलेंस है 4500 यूनिट्स का जो कि 22 रुपये वाली है। तो 1 मार्च को आप ये एंट्री पोस्ट करेंगे
बैलेंस में 4500 यूनिट 22 रुपये वाली आप इसमें शो कर देंगे। क्लियर होगी बात ये आपको। अब नेक्स्ट देखिए 5 मार्च को आपके पास रिसिप्ट आई हैं 5000 यूनिट्स की, तो आपने लिख दिया इसमें 5000 यूनिट्स 21 रुपये के हिसाब से आपके पास 1,05,500 रुपीज़ की आपके पास स्टॉक में 2 यूनिट होगी, एक 22 रुपये वाली और एक 21 रुपये वाली, राइट। अब नेक्स्ट आ जाता है आपने 10 मार्च को आपने इशू करना है 4000 यूनिट। तो अब हम जो है हिफो मेथड यूज कर रहे हैं, मतलब हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब दोनों में देखिए किसका प्राइस ज़्यादा है, इसका प्राइस ज़्यादा है आपका 22 रुपये 21 से हाई है, तो आप पहले ये वाला मटेरियल इशू करेंगे। आपने ये नहीं देखना कि लास्ट में आया या पहले आया, इस चीज़ को हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। तो 4000 यूनिट आपने 22 रुपये के हिसाब से इशू कर दी 88,000 की, तो आपके पास स्टॉक में क्या रह गया, यहाँ से 4000 गई तो 500 यूनिट तो 22 रुपये वाली एंड 5000 यूनिट्स 21 रुपये वाली। क्लियर होगी बात ये। अब नेक्स्ट देखिए 12 मार्च को आपके पास 3500 यूनिट्स आई हैं जो कि 24 रुपये के हिसाब से परचेज की गई हैं, तो ये आ जाएगी 84,000 रुपीज़। तो आपके पास 3 टाइप का स्टॉक हो गया, 500 यूनिट 22 वाली, 5000 यूनिट 21 वाली एंड 3500 यूनिट 24 वाली। अब एक बारी आप लोग खुद से बताइए कि अब अगर यदि मटेरियल हम इशू करेंगे तो वो किस रेट से इशू करेंगे, क्लैरिटी हो जाएगी आपको। पहले गेस करिए। यस, 24 के हिसाब से अब जो भी हमारा मटेरियल इशू होगा वो 24 वाला इशू होगा, ठीक है ना। देखो चलो, अब हमने 2000 यूनिट को इशू करना है 15 मार्च को 2000 यूनिट इशू की, तो इन तीनों में हाईएस्ट प्राइस ये वाला है, तो यही वाली हमने यूनिट 2000 की 2000 हमने इशू कर दी 48,000 रुपीज़। अब आपके पास स्टॉक में रह जाएगा 500 यूनिट्स, 5000 यूनिट्स एंड 3500 में से इशू कर दी तो 2000 यूनिट्स, राइट ना। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से आपको ये बात। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब 18 मार्च को आपने फिर 3000 यूनिट इशू कर दी, तो सबसे पहले 24 वाली इशू करेंगे आप 1500 यूनिट्स, राइट, क्योंकि इसका प्राइस सबसे ज्यादा है। अब 22 और 21 में किसका प्राइस ज्यादा है, 22, तो ये आपके पास 500 यूनिट्स थी स्टॉक में, ये आपने ये इशू कर दी, ठीक है ना। लिफो और फीफो का कोई यहाँ पर यूज नहीं हुआ। अब इसके बाद 5000 यूनिट में से आप इशू करेंगे 1000 यूनिट, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास स्टॉक में 4000 यूनिट 21 रुपये वाली पेंडिंग रह जाएंगी 84,000 की। आई थिंक क्लियर होगी आपको बात ये, यानी कि जिसका रेट ज़्यादा है वो आपने पहले इशू की, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट 22 रुपये वाली, ये दोनों खत्म हो गई, उसके बाद आपने 1000 यूनिट 21 रुपये वाली इशू की है। क्लियर। अब देखिए 20 मार्च को आपके पास फिर से स्टॉक आ गया 3000 यूनिट 22 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, तो ये आपने स्टॉक में डाल दिया 4000 यूनिट एंड 3000 यूनिट 21 एंड 22 रुपये 50 पैसे। अब जब भी आप इशू करेंगे तो कहाँ से इशू करेंगे, ये वाले, ठीक है ना, ये वाली पहले इशू होगी। देखो अब आपने 3500 यूनिट इशू करनी है, तो पहले तो आपने ये वाली इशू कर दी 3000 यूनिट, राइट, और 4000 में से आपने 500 यूनिट इशू कर दी। रिमेनिंग रहेगी आपकी 3500 यूनिट 21 रुपये के हिसाब से 73,500 रुपये आपके पास स्टॉक में रह जाएंगी। बिल्कुल मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मतलब जो आपके पास जो भी रेट्स हैं उन रेट्स में जिसका रेट सबसे ज़्यादा होगा उसको आप पहले इशू करेंगे इफो मेथड के अंदर। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है आपका बेस स्टॉक प्राइस मेथड। बेस स्टॉक प्राइस मेथड के अंदर क्या है, अंडर दिस मेथड ए सर्टेन मिनिमम स्टॉक ऑफ मटेरियल at a specific rate is always maintained and stock is issued above the minimum base stock। मतलब आपके पास स्टॉक में एक कुछ लिमिटेड स्टॉक जो है वो आपके पास रहना चाहिए जिसका एक स्पेसिफिक रेट हो, उसके अलावा आप उसमें से इशू कर देंगे। देखो मेथड आप कोई भी इशू कर सकते हो, इसमें यूज़ कर सकते हो फीफो, लीफो, हीफो, कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो। सपोज की मान लीजिए आपके पास 1000 यूनिट्स हैं स्टॉक्स में जो कि 20 रुपये वाली थी, आपने एक बेस ऐसा बना दिया। मान लीजिए बेस में आपने लिखा कि हमारे पास स्टॉक में 400 यूनिट्स जो हैं वो स्टॉक में रहनी चाहिए जो कि हमने 20 रुपये में परचेज की थी, ठीक है ना।
क्योंकि इसमें कुछ एक स्पेसिफिक यूनिट ऐसी हो जाती हैं जो आपको प्रोडक्शन में कई बार बीच में ज़रूरत पड़ जाती है। तो जिस मेथड इज यूजफुल वेयर प्रोडक्शन प्रोसेस इज लॉन्गर ड्यूरेशन एंड मेंटेन ए मिनिमम स्टॉक इज एसेंशियल, मतलब आपके पास उस प्रोडक्ट का जो है मिनिमम स्टॉक जो है वो होना चाहिए। तो अब क्या होएगा, 1000 यूनिट्स 20 रुपये वाली हैं और आपने ये एक बेस बना दिया, बेस स्टॉक बना दिया, तो बेस आपने ये बना दिया। तो यहाँ पर आप इस स्टॉक में से आप 600 यूनिट ही इशू करेंगे, मतलब आपके पास ये एंड तक जो है वो आपके पास 400 यूनिट्स जो है वो मेंटेन ही रहेंगी। मतलब यहाँ पर आप 600 से ज़्यादा यूनिट जो है इस मटेरियल में से आप इशू नहीं कर सकते हैं, राइट। मेथड कोई भी हो सकता है आपका, फीफो लीफो हीफो कोई भी मेथड हो सकता है। एक इलस्ट्रेशन से डिस्कस करते हैं इसको और क्लियर करते हैं इन पॉइंट्स को। देखिए हमने वही वाले क्वेश्चंस में आता है कि हमारे पास कुछ मटेरियल रिसीव हो रहा है डिफरेंट डेट्स को, 1 मार्च को, 6 मार्च को, 11 को एंड 22 मार्च को। इसी तरीके से हम इशू कर रहे हैं मटेरियल को 5 को, 10 को, 15, 20 को एंड 28 मार्च को। अब क्या है कि आपके पास जो है एक आपने 500 यूनिट्स जो है वो आपने स्टॉक में रखनी है। सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया थोड़ा सा, 20 रुपये वाली जो है आपने 500 यूनिट जो है वो स्टॉक में रखनी है और आपने फीफो मेथड जो है वो यूज़ करना है, राइट। 500 यूनिट्स इसमें से आपने 20 रुपये वाली मेंटेन रखनी है और आपने फीफो मेथड को जो है वो यूज़ करना है। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास स्टॉक में है 1 मार्च को 1000 यूनिट 20 रुपये वाली 20,000 की, राइट। नेक्स्ट 5 मार्च को आपने 400 यूनिट को इशू कर दिया, यहीं से ही 8000 रुपीज़ का आपके पास स्टॉक में 600 यूनिट बच गई 20 रुपये वाली 12,000 रुपीज़ की, ओके। नेक्स्ट देखिए 1000 यूनिट आपके पास रिसीव हो गई, फिर आपके पास स्टॉक में 2 यूनिट होगी 600 एंड 1000, 20, 25, 12,000 एंड 25,000, राइट। समझ में आ गया शायद। अब आइए, अब आपने 10 मार्च को 800 यूनिट इशू करनी है, तो हमने बेस स्टॉक यहाँ से रखना है। तो यहाँ पर 600 यूनिट थी, तो यहाँ पर 500 का हमने बेस रखना है, तो यहाँ से पर 100 यूनिट से ज़्यादा इशू नहीं हो सकती है। तो 100 यूनिट फीफो मेथड है, हमने यहाँ से इशू की और उसके बाद 700 यूनिट 25 वाली इशू की। क्लियर होगी ना बात ये, मतलब यहाँ पर हमने 500 स्टॉक जो है इसका मेंटेन रखना ही रखना है एंड तक, ठीक है ना। इसके बाद 1000 में से 700 डिडक्ट कर दी, 300 यूनिट 25 रुपये वाली 7500, ये आपके पास बैलेंस रह जाएगा। नेक्स्ट देखिए 11 मार्च को आपके पास 300 यूनिट्स और आ गई 21 रुपये वाली 6300, ओके। आपके पास 3 टाइप की मटेरियल हो गया 500, 300, 300, 20, 25, 21, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम, अब आपने 200 kg मटेरियल इशू करना है, तो ये तो आप इशू करोगे ही नहीं, ये वाला तो इशू होगा ही नहीं, ये वाला तो एंड तक आपका स्टॉक में फिक्स हो गया, ठीक है। अब फीफो मेथड है तो आप यहाँ से इशू करोगे 25 रुपये वाला फीफो है ना, तो फर्स्ट तो ये आया है तो इसको आप पहले इशू करेंगे, तो यहाँ से आपने 200 kg इशू कर दिया। अब जो रिमेनिंग रह जाएगा यहाँ पर 100 यूनिट रह जाएगा, 500 यूनिट आपका बेस में आ जाएगा और 300 यूनिट आपके पास जो बाद में आया था वो स्टॉक में रह जाएगा, राइट। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब आपने फिर 200 kg इशू करना है 20 मार्च को। अब यहाँ पे फीफो मेथड है तो पहले ये वाला इशू होएगा 100 kg, ठीक है, और फिर 300 में से 100 kg 21 रुपये वाला स्टॉक में 500 जो है वो बेस स्टॉक वाला रह जाएगा और 300 में से 100 जाएंगे तो 200 यूनिट 21 रुपये वाला ये आपके पास स्टॉक में रह जाएगा 10,042 रुपये, ये आपके पास बैलेंस में रह जाएगा। अब देखिए 22 मार्च को आपको फिर 600 यूनिट रिसीव हुई है, तो ये आपने लिख दिया स्टॉक में एज इट इज आ जाएगी। ये दो तो आपके पास ऑलरेडी स्टॉक में थी, 3rd यूनिट और आपके पास स्टॉक में आ गई। अब लास्ट में आपने 28 मार्च को फिर आपने इशू कर दिया 400 यूनिट, तो देखो ये वाला तो आपका बेस में रहेगा ही, ये तो इशू नहीं करना, तो फीफो है तो पहले तो ये वाला इशू हो जाएगा, उसके बाद 600 में से ये वाला इशू हो जाएगा। तो बैलेंस कितना रह जाएगा, यहाँ से तो 500 तो ये एज इट इज रह जाएगा और 600 में से 200 kg लेस हो जाएगा,
ये 400 आपका स्टॉक में रह जाएगा। तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक रह जाएगा 900 यूनिट का 520 रुपये वाला एंड 400 यूनिट 22 वाला। तो इस तरीके से आपने बेस स्टॉक प्राइस मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट मेथड आता है स्पेसिफिक प्राइस मेथड। तो स्पेसिफिक प्राइस मेथड क्या है कि दिस मेथड इज एप्लीकेबल व्हेन मटेरियल आर परचेज सेपरेटली फॉर द स्पेसिफिक जॉब, कॉन्ट्रैक्ट और वर्क। ठीक है ना, किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वर्क के लिए अगर यदि आप कोई मटेरियल यूज परचेज करते हैं तो वहाँ पर आप उसी जॉब को, कॉन्ट्रैक्ट को या वर्क को आप जो है बाद में वो मटेरियल इशू कर देते हैं। तो वहाँ पर आप स्पेसिफिक प्राइस मेथड जो है वो यूज करते हैं। अंडर दिस मेथड मटेरियल इज इशूड एट एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट के अंदर जो है आप मटेरियल इशू करते हैं, यानी कि जिस रेट में आपने मटेरियल परचेज किया है उसी रेट में उस कॉन्ट्रैक्ट को या जॉब को या वर्क को आप जो है मटेरियल इशू कर देते हैं। सो इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लीजिए, चाहे इसको आप बोल सकते हो। इन दिस मेथड मच कैलकुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू द अदर मेथड। मतलब जहाँ पर मटेरियल आया, जिस स्पेसिफिक जॉब के लिए आपने या स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वर्क के लिए मटेरियल परचेज किया आपने, उसी को इशू कर दिया, तो ज़्यादा कैलकुलेशन की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है आपकी राइट कैलकुलेट हो जाती है, क्योंकि जिस रेट में आपने मटेरियल परचेज किया उसी रेट में आप उससे चार्ज करते हैं। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी आपका एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे मटेरियल आता है वैसे वैसे आप उसको जो है स्पेसिफिक जॉब को या कॉन्ट्रैक्ट को या वर्क को असाइन करते रहते हैं। तो इसलिए जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो भी आपकी एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर ही वैल्यूड होता है। लेकिन एक ये मेथड की डिसएडवांटेज भी है कि दिस मेथड इज नॉट सूटेबल फॉर कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जहाँ पर आपका प्रोडक्शन कंटिन्यूअस चलता रहता है और जहाँ पर आप मटेरियल जो है फ्रीक्वेंटली परचेज करते हैं, वहाँ पर स्पेसिफिक प्राइस मेथड जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर यदि आपको कोई डाउट है वीडियो से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। रिमेनिंग जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कस करेंगे। थैंक यू।